वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं, हमारे बिहार राज्य के अंदर में क्या है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन विभाग में अभी जो है नौकरियों का अंबाड़ चल रहा है। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर बीपीएससी 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट का जो उर्दू बेस पे जो टीचर बनते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें आपका उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू से आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये चैनल परफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि आप लोगों को, जैसे कि बीपीएससी जो आपका वन के अंदर जो आपका क्वेश्चन आया था उर्दू लेवल का, उसको देखेंगे। बीपीएससी 2 में जो आया है टीआरई 2 के अंदर, तो उर्दू का उससे सवाल रहेगा। यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। जितना भी अब तक क्वेश्चन यानी कि 1 2 3 में अब तक पूछा गया है, उस बेस पे हम लोग जो पिछले साल यानी पिछले फेज के अंदर जो सवाल पूछे गए थे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास जो मतलब कि आगे जो मेरा बीपीएससी 4 जो है, जो 4 लेवल का जो आ रहा है, चौथा फेज जो आने वाला है, तो उसमें हम लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए और एग्ज़ाम को पास करके एक अच्छी सी जॉब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ले पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट्स करना ना भूले और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया, क्योंकि देखिए उर्दू लैंग्वेज सबसे ईजी लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, और उर्दू लैंग्वेज का ग्रामर जो रहता है, तो हर लेवल में एक ही लेवल का रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, ग्रामर कोई चेंज नहीं हो सकता है। जो कवायद का सवाल रहता है वो चेंज नहीं होता। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि अपने लेवल को देखना है और अपने आप को जांच करना है कि हम किस लेवल पे अभी हैं। क्या हम एग्जाम में अपने आप को तैयार करके रखे हुए हैं, क्या इस एग्जाम को हम निकाल सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने अभी क्या किया है कि अभी सबसे पहले हम लोग का अभी तो नोटिफिकेशन 4 का नहीं आया, लेकिन अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे। तो मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को जितना भी क्वेश्चन अभी उर्दू ग्रामर से पूछा गया है, उसमें जो जो टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपका उर्दू अदब से भी रहेगा, उर्दू अदब का भी सवाल लिया जाएगा बेरा बेरी करके। अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो है क्वेश्चन, यानी कि बीपीएससी 1 के अंदर टीआरई 1 के अंदर जो पूछा गया था कवायद का प्रश्न, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में इस क्लास के अंदर में आप लोगों को बीपीएससी 1 के अंदर में जो सवाल पूछा गया था, उसी सवाल को लिया जा रहा है। और उसमें जो ग्रामर का यानी कवायद का जो कंटेंट है, यानी कि आपका टॉपिक है, उसको क्लियर करने की कोशिश किया जा रहा है। आप इसको एक बार देखें, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए मुफीद साबित हो सकता है, मेरे एग्ज़ाम में हमको ये बेहतर करा सकता है और एक अच्छा सा नौकरी दिला सकता है, तो फिर आप इस चैनल को तब जाके आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो हम लोगों को चलना चाहिए कि आज का क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद जाके अपने आप को लगाएंगे और फिर अपने आप को जांचेंगे भी। इसका पीडीएफ आपको जो, और इसके अंदर जो आपका इक्तिबास जो आता है, इक्तबास जो रहता है, यानी कि आपको एक तरीका से आप लोग पढ़े होंगे, गद्यांश टाइप का सवाल रहता है। यानी कि आपको कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता है, इसमें लिख के एक पैराग्राफ के अंदर दे दिया जाता है, इसी बेस पे आपका सवाल बनाया जाता है और आपसे सवाल पूछा जाता है। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमसे मतलब कि पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हमारे चैनल से आपको जुड़ना चाहिए और अपने दोस्तों को भी जुड़ना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना है कि मेरे कंटेंट को देखना है, मेरे समझाने के तरीका को देखना है। आप मतलब कि 1 2 4 वीडियो आप मेरा देखिए, देखने के बाद अगर लगता है कि हाँ आपके लिए ये मुफीद साबित हो सकता है, तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करना
ना भूले, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर लिंक आपको दे दिया जाएगा, उसी के अंदर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हर क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेजाब्ता कंटेंट के साथ आपको मिलेगा, अब प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए TRE 1 के अंदर जो 96 नंबर का क्वेश्चन जो था उर्दू से, जो 96 नंबर से शुरू हुआ था, तो उसमें सवाल पूछा गया कि वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो। कोई कोई शख्स है, कोई इंसान है, उसका खूबी से या कोई काम ऐसा कर दिया जिसके वजह से वो इंसान जो है, यानी वो शख्स जो है वो मशहूर हो गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लक़ब कहा जाता है, या तखल्लुस कहा जाता है, या कुन्नियत कहा जाता है, या हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा। यानी ऊपर जो दिया हुआ 3 ऑप्शन में नाम इंडिकेट कर दिया गया है, तो इन तीनों में से एक से ज़्यादा हो सकता है, या हस्ब वाला में से इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो 3 गो जो कंटेंट आपका नाम दिया गया, इंडिकेट कर दिया गया, इनमें से कोई नहीं है। तो बीपीएससी के अंदर 5 से ऑप्शन रहता है, इसको हम लोगों को समझते हुए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश भी करना है। चलिए देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा कि वह जो नाम रहता है, जो किसी इंसान को कोई काम की वजह से या खूबी या खराबी की वजह से अगर कोई नाम रख दिया जाता है या मशहूर हो जाता है वो शख्स, तो उसको लक़ब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। अब देखिए इसके ऊपर हमने क्या किया, कंटेंट तैयार कर लिया। आप इसको सेल्फ स्टडी, देखिए सक्सेस के लिए सबसे अहम चीज़ है आपका सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो हमको पता नहीं होती है, तो एक टीचर के ज़रिए हमको उसका कॉन्सेप्ट या उसको आसान तरीका समझ लीजिए, पढ़ने में सहूलत होती है, आसान होती है। तो वो वहाँ तक है, आपको जिस टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत है, वो टॉपिक आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप हमसे ही जुड़ के पढ़ें, आप किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कवायद का, जैसे उर्दू की हम बात कर रहे थे इसलिए हम उर्दू की यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे कवायद की अगर कोई टॉपिक, जैसे इस्म के बारे में समझ में नहीं आ रहा, ज़मीर के बारे में समझ में नहीं आ रही, ज़मीर क्या होता है, इस्म क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपको पकड़ बनाना है किस पे? इस्म के ऊपर, मतलब कि एक टॉपिक के ऊपर बनाना। टॉपिक के ऊपर बना के जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो फिर आपको स्टडी करने में, यानी सेल्फ स्टडी करने में, खुद से पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। और इंसान को सफलता बनाता सेल्फ स्टडी ही बनाता है। ठीक है, आप बहुत सारा नोट्स को एक जगह कर लो, उस सर का वो सर का नोट्स ले लो, उस सर का नोट्स ले लो, मशहूर मशहूर जो मतलब कि सर हैं, उस सर का आप ले लीजिए, यूट्यूबर जितने भी जो पढ़ाते हैं इससे रिलेटेड, और आपको बड़े बड़े तरीका का, यानी कि बहुत सा क्वेश्चन दे दिया, कुछ कर दिया, लेकिन वो कोई काम नहीं आ सकता है जब तक आप उसको खुद से नहीं कीजिएगा। तो टीचर का काम है, एक तरीका से टीचर से आप जुड़िए, उससे पढ़िए। क्या पढ़ सकते हैं? जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया उस पे फोकस कीजिए। अगर आपका जो चीज़ आपको समझ में आ गया, तो वो टॉपिक को आप स्किप कीजिए, यानी उसको छोड़िए, दूसरे चीज़ को, नया चीज़ पे, कंटेंट पे ये कीजिए। अब बाकी साथ में आपको क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना। तो प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाता है, इसलिए साथ में प्रैक्टिस करते रहना। 2 काम आपको हमेशा करना है सेल्फ स्टडी के अंदर। पहला काम ये करना है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, दूसरा काम है कि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये 2 चीज़ आप अपना लेते, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी एग्ज़ाम को, जिस एग्ज़ाम का आप गोल लेके, पर्पस लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, लक़ब था। अब लक़ब के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, हम लोगों को कवायद के अंदर में एक इस्म के जो आता है वो इस्म अलम है। इस्म अलम के 5 अक़साम होते हैं, जिसमें से एक है इस्म ख़िताब। इस्म ख़िताब यानी कि आपको इस्म लगाना लगाइए, आपकी मर्ज़ी है, नहीं लगाना मत लगाइए, या आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इस्म का मतलब नाम है, और ख़िताब भी एक तरीक़ा से कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है? तो कहीं-कहीं पे आपको बुक के अंदर, चाहे किसी नोट्स के अंदर, आपको सिर्फ़ ख़िताब मिल सकता है, लक़ब मिल सकता है। जैसे मैंने भी यहाँ पे सिर्फ़ लक़ब लिखा, तो हम इसको इस्म लक़ब भी हम कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं हो सकता। चलिए, तो यहाँ पे 5 अक़साम होते हैं, जिसमें से एक इस्म यानी कि ख़िताब होते हैं, दूसरा लक़ब होते हैं, तीसरा कुन्नियत हो जाते हैं, चौथा अगर देखा जाए तख़ल्लुस, पाँचवां आपका उर्फ़ हो जाता है। तो इस तरीक़ा से 5 गो अक़साम होते हैं। किसके? तो इल्म के आपके 5 गो अक़साम होते हैं। तो
खिताब के बारे में बात करते हैं। तो खिताब के अंदर क्या होता है कि ये बादशाह या अंजुमन, अंजुमन एक तरीका से कोई अदारा होता है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोई आपका स्कूल की तरफ से या कोई एक मतलब कि आपका संस्था की तरफ से जो दिया जाता है, अवार्ड जो दिया जाता है या अमीर लोगों की तरफ से जो दिया जाता है, जो एजाज़ी इनाम जो दिया जाता है, उसी को खिताब कहा जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर भी जो है आप लोगों को मतलब कि सरकार की बादशाह एक तरीका से सरकारी सरकार की तरफ से दिया जाता है, जैसे भारत रत्न दिया जाता है ना? और पद्म भूषण दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है। तो ये सारा का सारा एक तरीका से खिताब के ही अंदर आता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ले लिया था आपका, जैसे कि देखिए लीजिए यहाँ पे भारत रत्न हो गया, बहादुर खान बहादुर हो गया जाके, है ना, शमसुन उलमा हो गया। ये हमने यहाँ पे 3 को मिसाल लिया। उसी तरीका से आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो है, भारत का जो मतलब एक तरीका से जो खिताब है यानी कि तो जिसमें से एक भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पुरस्कार जिसको हम लोग कहते हैं, वही एक तरीका से खिताब हो गया। ठीक है, तो ये आपका भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे भी दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है कि आपका खिताब के अंदर आता है। बात यहाँ पे ये चीज याद रखना है, या आप एक तरीका से यहाँ पे तो बादशाह आ गया, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। तो बादशाह को देखिए और किस नाम से, हुक्मरान भी बोल सके, है ना, हुक्मरान के नाम से भी हम जान सकते हैं, है ना। तो हुक्मरान भी कहा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे बादशाह नहीं बल्कि हुक्मरान की तरफ से जो एजाज़ी इनाम दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो आप खिताब लेके चल सकते हैं, बादशाह, अंजुमन या अमीरी लोगों की तरफ से ये दिया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया। दूसरा देखिए आपका लक़ब है। लक़ब में क्या, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी या बड़ाई या खास वसफ की वजह से या सबब से पढ़ा जाए तो उसे लक़ब कहा जाता है। यानी कि कोई शख्स है, उसका यानी कि कोई ना कोई वो काम करेगा, काम आपका कर सकता है, या तो अच्छा काम कर सकता है या बुरा काम कर सकता है। उसी की वजह से लोग जो अवाम जो होते हैं, इसलिए इसके लिए एक वर्ड लफ्ज़ आपको इस्तेमाल करना है कि हो सकता है कि पूछा जा सके कि अवाम के ज़रिए जो एजाज़ जो नाम दिया जाता है, यानी अवाम यानी लोगों की तरफ से जो नाम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लक़ब कहा जाता है। तो अवाम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जामिनर, या तो लोगों की तरफ से, है ना। तो ये 2 लफ्ज़ आपको एक्स्ट्रा में मतलब कि आपको याद रखना है कि लोगों की तरफ से या अवाम की तरफ से जो नाम दिया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो लक़ब कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पे एक तरीका से पूरा यहाँ पे दिया गया है कि वह नाम जो किसी खूबी या खराबी या ख़ास वसफ़ की वजह से या किसी इंसान को के लिए रखा जाता है, नाम रख दिया जाता है या मशहूर हो जाता है, तो उसको लक़ब कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे दिया गया बुलबुल हिंद। ठीक है, तो बुलबुल हिंद इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो आपका बुलबुल की तरह थी, इसलिए इसको बुलबुल हिंद अमाम लोग जो थे, है ना, तो उसको कहा गया बुलबुल हिंद, है ना। रुस्तम हिंद, है ना। उसके बाद है शेर खुदा, तो शेर खुदा कहा गया हज़रत अली का लक़ब है, यानी हज़रत अली को कहा गया, है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया। तो शेर खुदा किसको कहा गया, ये भी याद रखना, सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि उर्दू का एग्जाम दे रहे तो अदब के अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि शेर खुदा किसको कहा जाता है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। ये आपका लक़ब है हज़रत अली का। उसके बाद देखिए कलीमुल्लाह, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है ना। तो ये किसका, कलीमुल्लाह यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपका लक़ब हो गया। रूह अल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आपका लक़ब है। ठीक है, तो ये आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आपका जहाँ से एग्जामिनर आपका सवाल इम्पोर्टेंट रहता है, जो एग्जाम में कई बार ये सब मतलब खिताब का नाम पूछा गया, तो जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये था आपका लक़ब। तो लक़ब में क्या रखना, ये दोनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, खिताब में लक़ब में, है ना। तो खिताब हुक्मरान की तरफ से या सरकार भी बोला जा सकता है, या बादशाहों की तरफ से, अंजुमन या किसी अमीर लोगों की तरफ से दिया जाता है, वो खिताब होता है। या अवाम या लोग, या मतलब किसी खास या अच्छाई काम करने की वजह से या बुरा काम करने की वजह से लोग कोई मशहूर हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, लक़ब कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे दो हमने देख लिया, इल्म के 2 अक़साम को देख लिया। तीसरा अक़साम की बात करें तो तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है कि ये शायर या अदीब जो होते हैं, वो अपने असल नाम के अलावा एक छोटा सा नाम रख लेता है, तो उसको उसे ही क्या कहा जाता है, तखल्लुस कहा जाता है ना। वह अपने कलाम या तखल्लुस में करता है। तो यानी कि एक कहने का मतलब ये कि कोई भी शायर है, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है, तो ये एक मशहूर शायर है ना, यानी कि एक मशहूर अदीब है।
तो आप ये क्या किए कि अपने नाम के साथ एक छोटा सा नाम जोड़ लिए, क्या जोड़ लिए? गालिब। तो ये गालिब उसका तखल्लुस हो गया। उसी तरीके से देखिए हाली, जिगर, है ना, सुरूर, है ना, फराक, ज़ौक, तो ये सारा का सारा क्या है? आपका तखल्लुस है। आप पढ़े होंगे, है ना, जैसे कमाली अगर बोला जाता है ना, कमाली, ये किसका है? शबनम कमाली। तो ये कमाली आपका तखल्लुस है ना? तो ये इस तरीका से आपका मतलब कि कह सकते हैं कि ये शायर है, शबनम कमाली एक मशहूर शायर है ना, तो अदीब भी है। तो वो अपना क्या करते हैं कि अपने नाम के अलावा जो दूसरा एक छोटा सा नाम रख लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है ना? तो ये क्या हो गया जाके? तखल्लुस हो गया। ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे उर्फ का। तो उर्फ हम लोग जानते हैं, हम लोग भी आपस में हम लोग देखे होंगे, हम लोग का भी कुछ ना कुछ उर्फ नाम होगा, यानी एक छोटा सा नाम होगा। ये नाम जो रख देता है घर वाले रख देते हैं या मोहल्ले वाले कोई रख देते हैं, है ना? तो आपका यहाँ पे असल नाम के अलावा छोटा सा नाम जो नफरत की वजह से ऐसा कोई नहीं रहता यहाँ, ये प्यार की वजह से या नफरत की वजह से जो नाम पढ़ा जाता है यानी रख दिया जाता है, उसे ही उर्फ कहा जाता है। ठीक है। तो इसी तरीका से जैसे मेरे भतीजा का नाम जयान है, उसको प्यार से कहते हैं गुल्लू गुल्लू। तो ये गुल्लू क्या हो गया? एक तरीका से समझ लिए उर्फ हो गया, है ना? तो जैसे है कि मिसाल के तौर पे एक मतलब कि मेरा एक तरीका से समझिए मेरा तालिबे इल्म भी है, और मेरे साथ एक तरीका से समझिए कि मेरा शागिर्द भी हो गया। वो अभी बीपीएससी टीआरई 1 में ही निकाले थे। तो उसका नाम समीर है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? सोनू सोनू। तो असल नाम उसका समीर है, लेकिन उसको सोनू कहते हैं। तो वो सोनू आपका क्या बन गया? ये उर्फ बन गया। ठीक है। तो जैसे देख लिए यहाँ पे मिसाल भी दे दिया गया, कुल्लू, है ना, कल्लू हो गया, जाके चुन्नू हो गया, है ना? तो यहाँ पे मुन्नू हो गया, है ना, गुड़िया हो गया, है ना, बल्लू हो गया, है ना, नन्हे हो गया, नन्ही हो गया, है ना? तो ये सब नाम आपका छोटा छोटा नाम सा, यानी असल नाम के अलावा जो नाम रख दिया जाता है उसी को उर्फ कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे कुन्नियत के बारे में। कुन्नियत के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है। देखिए आखिरी है इल्म के 5 अक़साम होते हैं, जिसमें से आपका एक खिताब था, लक़ब था, और उसके बाद जाके तखल्लुस हो गया, उर्फ हो गया, आखिरी में हमने कुन्नियत को रखा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको लास्ट में रखा है। आप देख लीजिए इसको। कुन्नियत, कुन्नियत क्या है कि वह नाम जो माँ बाप, है ना, कि माँ बाप, बेटे बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, या आपको बोल सकता है खानदान के नाम से, खानदान के ना, वह नाम जो खानदान के नाम से मशहूर हो जाता है। खानदान में कौन आते हैं? खानदान में माँ जी आएंगे, है ना, यानी माँ आएंगे, बाप आएंगे, बेटा बेटी, है ना, तो ये भाई बहन, ये सब आपका मतलब कि खानदान के अंदर आते हैं। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि वह नाम जो खानदान के नाम से मशहूर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कुन्नियत कहते हैं। या सिंपल सा आपसे पूछा जा सकता है कि वह नाम जो माँ बाप या बेटे या बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, यानी रिश्तेदार, खानदान यानी रिश्तेदार भी आ सकता है ना, रिश्तेदार की वजह से भी आ सकता है। ठीक है। तो यानी कि जो नाम किसी रिश्ते है ना, रिश्ते की बिना पर पुकारा जाए तो वो कुन्नियत कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। पहले मैंने यहाँ पे तारुफ बता दिया कि कुन्नियत किसको कहा जाता है? खानदान या रिश्तेदार के नाम से जो मशहूर हो जाता है ना, तो उसको कुन्नियत कहा जाता है। अब इसमें कुछ नोट रखने वाली, याद रखने वाली बात यह है कि देखिए इब्न, इब्न के माने होता है बेटा। याद ये रखना कि इब्न के माने क्या होता है? बेटा होता है। बिनते का मतलब होती है बेटी, अबू के माने होता है बाप, उम्मे का मतलब होती है माँ। ठीक है। तो इब्ने के माने बेटा, बिनते के माने बेटी, अबू के माने बाप, उम्मे के माने माँ। ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखना है। 4 पॉइंट अगर आपको याद है तो फिर कुन्नियत पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो यही से आपको पहचानना है, इब्ने, बिनते, अबू, उम्मे, अगर ये सब लगा हुआ है तब पूछा जा रहा है कि ये किसके इल्म की कौन सी अक़साम है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये कुन्नियत है। ठीक है। और इसका माने भी आपको जानना ज़रूरी है, इससे आपको बोलने चालने में, इस्तेमाल करने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो इब्न के माने बेटा, बिनते के माने बेटी, अबू के माने बाप, उम्मे के माने माँ। ठीक है। ये हो गया जाके। अब इसका मिसाल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहा गया कि अबुल कासिम,
तो अबुल कासिम, तो देखो अबू, तो ये कुन्यत की मिसाल हो गया ना। ये जो 4 पॉइंट हमने बताया, यही 4 पॉइंट से इब्ने बिनते अबू उम्मे, यही 4 पॉइंट आपको बताएगा कि हाँ ये जो मिसाल दिया गया है ये कुन्यत की मिसाल है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे कहा गया था, क्या कहा गया था कि अबू कासिम, तो अबुल कासिम कहा गया किसको? कासिम का बाप, है ना। अबू का मतलब बताया गया ना कि अबू के माने क्या होता है, देखिए अबू के माने बाप, है ना। तो कासिम का बाप, तो कासिम का बाप कौन था? तो कासिम का जो बाप था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था? कासिम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कासिम थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इब्ने आदम, तो इब्ने के माने क्या होता? देखिए इब्ने के माने एक तरीका से समझिए दोनों में इस्तेमाल किया जाता है ना। ये यहाँ पे इब्ने के माने बेटा तो लेने हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बिनते डायरेक्ट के आपका बेटी के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना आपको। तो ये यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इब्ने आदम, इब्ने आदम, ठीक है। तो इब्ने आदम यहाँ पे एक तरीका से समझिए आदम की औलाद, तो औलाद एक तरीका से सेंस यहाँ पे देखा जाए तो इब्ने आदम यानी आदम की औलाद, यानी इंसान को कहा गया है। इब्ने आदम किसको कहा गया? इंसान को कहा गया, यानी आदम की औलाद। उसके बाद देखिए इब्ने मरियम, यानी मरियम का बेटा। इब्ने के माने बेटा, इब्ने के माने बेटा, मरियम का बेटा, यानी हजरत आयशा, है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है। तो इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, तो इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा किसको कहा गया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है। उसके बाद देखिए, है ना, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जो कहा गया है, मोमिनों की माँ, यानी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा गया। आगे देखिए इब्ने खत्ताब, है ना, इब्ने खत्ताब, तो इब्ने खत्ताब किसको कहा गया? यानी खत्ताब का बेटा, यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अबू तौराब, है ना, अबू तौराब किसको कहा गया? तौराब का बेटा, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा गया। उसके बाद देखिए बिनते, तो बिनते यानी बेटी के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे बिनते मोहम्मद, तो हम एक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का नाम हमने यहाँ पे ले लिया फातिमा, तो हम बोल सकते हैं बिनते मोहम्मद यानी मोहम्मद की बेटी, तो एक बेटी का नाम यहाँ पे दे दिए कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनुमा। ठीक है, तो ये था आपका इल्म के 5 अक़साम थे जो आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, मैं सारा ये अभी टीआरई 1 का चल रहा है, उसके बाद जाके धीरे धीरे आपको टीआरई 2 करवाएंगे, फिर 3 करवाएंगे, फिर वो क्लास वाइज भी करवाएंगे, 1 to 5, फिर 6 to 8, है ना, इस तरीका से 11 12, है ना। तो सारे पेपर को हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे भी, यानी कॉन्सेप्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ में टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का क्या है। तो ये 96 नंबर का हो गया था। 97 नंबर का सवाल जो पूछा गया आपसे कि वह लफ्ज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो लफ्ज इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि इसम है क्या चीज़। तो इसम नाम को ही कहा जाता है इसम। आप देख लीजिए आपके हाथ में जो भी चीज़ है ना वो इसम है, आपके सामने जो चीज़ नजर आ रहा है ना वो भी इसम है। यानी आप जिसे छू रहे हैं ना, पकड़े हुए ना हाथों में, जैसे मोबाइल या लैपटॉप हो सकता है, एक कोई भी चीज़ तो आपके पास है जिसे आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, पकड़े हुए, चाहे जिस चीज़ पे आप बैठे हुए, जिस चीज़ पे आप रखे हुए हैं, जिस चीज़ पे आप लिख रहे हैं, सारा का सारा वो क्या है? इसमी है। अब बोला उसी के जगह पे जो इस्तेमाल किया जाता है जो लफ्ज, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में लक़ब, है ना, मखलूस या ज़मीर, हस्ब जेल वाले, है ना, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, उसके बाद है हस्ब वाला में से एक कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि जो भी इसम की जगह लेता है उसे ज़मीर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ज़मीर। जैसे हम बोल सकते हैं कि आज अहमद, आज अहमद स्कूल नहीं आया, है ना, क्योंकि
वह बीमार है, बीमार है ना। आज अहमद स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब देखिए, आज अहमद स्कूल नहीं आया, कौन नहीं आया? अहमद नहीं आया क्योंकि बीमार है। अब भैया कौन बीमार है? तो वह बीमार है। तो देखिए, अहमद की जगह पे किसको बैठाया गया? वह को। तो ये वह आपका क्या बन गया? आपका ज़मीर बन गया। क्या बन गया? ज़मीर बन गया। तो इसी को कहा गया ज़मीर, है ना। देखिए, आपका नाम कुछ ना कुछ होगा। आपका नाम हो सकता है यहाँ पे कि आपका सलमान होगा नाम, है ना। सलमान होगा या रहमत होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन हम कह रहे हैं आपका नाम। तो ये जो आप बोले ना, तो ये आप भी क्या है? ज़मीर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ज़मीर के बारे में थोड़ा सी और भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है यहाँ पे कि प्रोनाउन वही चीज होता है, सर्वनाम, जमीर। हम लोग यहाँ पे जमीर के बारे में पढ़ने वाले। आप अगर डीपली में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कंटेंट बता भी दिया है, तीनों लैंग्वेज में सिलेक्टेड कर दिया गया है। आप सेल्फ स्टडी के जरिए आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं सिर्फ वर्ड को, कि जो प्रोनाउन होता है उसी को सर्वनाम, उसी को जमीर कहा जाता है। तो जमीर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लिए, जमीर इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को जमीर कहा जाता है। सिंपल सा मैंने मिसाल दे भी दिया था कि वहाँ पे आज अहमद स्कूल गया लेकिन वह बीमार है ना। क्योंकि वह बीमार है। तो बीमार कौन था? वह, यानी वह किसके जगह पे आया था? अहमद की जगह पे आया था। अहमद की जगह पे क्या आ गया था? वह आ गया था। इसलिए आपका क्या बन गया? वह आपका ज़मीर बन गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मिसाल। देखिए यहाँ पे ये आपका, हम लोग तो यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में सारों में दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पे उर्दू के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी के जरिए आप इसको कंटेंट को पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। मैं, मुझे, मेरे, मुझको, है ना। आप, तुम, आप लोग, तुम लोग, हम सब, हम लोग, है ना। वह लोग, है ना। है ना, उन लोगों को, है ना, उन सब को, वह, उसे, उसको, ये सारा का सारा आपका यह है, उसे, एक, है ना। ये तो आपका एक नाम, ये तो आपका दूसरे कैटेगरी में आ जाता, लेकिन ऊपर में जितना था आपका, ये सारा का सारा आपका क्या है? ज़मीर है। ठीक है, ज़मीन का ये भी, मेरा, मेरी, ये, है ना, हमारा, हमारी, क्या, कौन, कैसे, है ना, क्यों, क्या, कितना, ये सारा का सारा ज़मीर है ना। तो ये ज़मीर किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है? वो इस्म की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? ज़मीर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी दे दिया गया था सिंगुलर प्लूरल वाइज जमा के बारे में। तो ये डाटा आप अपने से सेल्फ स्टडी पीडीएफ के जरिए आप पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? तो ज़मीर की बात कर रहे थे। तो ज़मीर क्या होता है? ज़मीर क्या हो जाता है? जो इस्म की जगह को ले लेता है। किसकी जगह को ले लेता है? इस्म की जगह को ले लेता है। तो इस्म की जगह जो लेता है वही आपका ज़मीर कहलाता है ना। जैसे कि मेरा नाम महबूब है ना। तो मेरा नाम महबूब है, अ, महबूब है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? मेरा, है ना, मेरा काम है, मेरा काम पढ़ाना है। अच्छा लगेगा, पढ़ाना है। तो मेरा काम पढ़ाना था। अब किसका काम? ये महबूब का काम। तो ये यहाँ पे क्या है ना? आपका काम, जैसे आपका काम पढ़ना, आपका काम पढ़ना है। तो देखिए, ये आप कौन है? आपके बारे में बात हो रहा है। आपका नाम तो कुछ ना कुछ होगा। आपका नाम महबूब होगा, या मंसूर होगा, या रहमत होगा, या फजल होगा, कुतुबुद्दीन होगा, फरहान होगा, असगर होगा, तारिक होगा, सईम होगा, कुछ भी हो सकता है। आपका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। रोशनी होगी, फिजा होगी, है ना, चांदनी होगी, मुस्कान होगी, है ना, सायका होगी, राजिया होगी, है ना, नाजिया होगी। कुछ ना कुछ तो नाम आपका होगा ना। तो ये आपकी जगह पे आ गया। इसी को कहा गया क्या? ज़मीर कहा गया। ठीक है, तो ज़मीर यहाँ पे समझ में आपको आ गया है। लेकिन अगले सेशन में आपका ज़मीर का जब सवाल आपका आएगा, यानी पूछा जाएगा, उसमें अगर टकराएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसके अक़साम के बारे में ज़िक्र कर लेंगे। ज़मीर के अक़साम के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। सवालिया ज़मीर कौन होता है? मौसूल ज़मीर कौन होता है? ये सारे ज़मीर के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, एक टॉपिक को मैंने लेंदी बना दिया था, यानी कि इसमें इल्म के बारे में मैंने लेंदी बना के उसको लेंदी कर दिया। फिर इसको भी करेंगे तो और लेंदी हो जाएगा। इसलिए
लेंथी टॉपिक को एक ही को डालेंगे, बाकी का आपका नॉर्मल टॉपिक निकालेंगे, बाकी कंटेंट बाद में दिखाया जाएगा। देखिए 98 नंबर का सवाल है। 98 नंबर का सवाल यहाँ पे ये है कि वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना होना जाहिर हो क्या कहलाता। कोई काम है, एक लफ्ज है, उस लफ्ज से किसी काम का होना या करना जाहिर हो क्या कहलाता। लकब कहलाता, फेल कहलाता, कुनियत कहलाता, या एक से ज्यादा कहलाता, या इनमें से कोई नहीं कहलाता, क्या कहलाता है। चलिए 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। किसी भी काम का करना या होना ही क्या कहलाता, फेल कहलाता है। क्या कहलाता, फेल कहलाता है। किसी काम का होना या करना आपका क्या कहलाता, फेल कहलाता। क्या कहलाता, फेल कहलाता। चलिए अब इसके फेल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा तफसीर से देख लेते हैं। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे बताया ये गया है कि फेल या फेल यानी क्रिया वर्ब, यानी कि अंग्रेजी में जो वर्ब होता है हिंदी में वही क्रिया होता है, उसी को फेल कहा जाता है। यहाँ पर डिफिनेशन इसका दे दिया गया है ना। तो यहाँ पे मेन मकसद होना चाहिए क्या चीज का, वह लफ्ज जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे फेल कहते हैं। कोई काम का होना, अब काम कैसे हो सकता है, शारीरिक काम हो सकता है यानी फिजिकल एक्शन हो सकता है, या मेंटली एक्शन हो सकता है, या स्टेट ऑफ बिगिन हो सकता है, या कोई हालत हो सकता है ना। वो बीमार है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो लड़का है, वो लड़की है, कोई तो अवस्था हो सकता है ना। स्टेट तो हो भी करेगा ना, ठीक है। या आपका हालत, कुछ ना कुछ तो हो सकता ना। तो चलिए इसको हमने पांच पांच मिसाल लिया गया है। पांच हिंदी का लिया गया, पांच आपका हिंदी का, पांच इंग्लिश का, पांच उर्दू का। और सबको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ जैसे फिजिकल एक्शन कौन होता है, मेंटली एक्शन कौन होता है, स्टेट ऑफ द बिगिनिंग कौन होता है, यानी ये सारा का सारा फिजिकल एक्शन, यानी कि आपका समझ लीजिए कि जेहनी फिजिकल यानी कि जिस्मानी जो फेल है वो सारा हो गया, जहनी फेल हो गया जाके, और हालात फेल जो हो गया आपका, ये आपका सारा का सारा क्या चीज होता है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रखा गया जिस्मानी फेल के, यानी जो काम हम लोग जिस्म के जरिया करते हैं, जैसे उछलना, तो ये तो बगैर जिस्म के तो हो नहीं सकता ना उछलना, है ना। या कूदना भी हम कह सकते हैं, खेलना जिस्म के है ना। तो ये फिजिकल है। खरीदना, अब खरीदेंगे तो यानी कि मार्केटिंग जाना पड़ेगा या दुकान जाना पड़ेगा, तो आपको तो चल के जाना पड़ेगा ना, है ना। जाना जाएंगे तो ऑटोमेटिक है फिजिकल काम करेगा, है ना। मिलने जाना, अब मिलने के लिए भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, जिस्मानी हरकत आपको करना पड़ेगा। अब देखिए जहनी, जहनी फेल क्या होता है, जैसे कि उम्मीद करना, है ना, सोचना, जानना, सीखना, है ना, प्यार करना, ये सारा का सारा जहनी है, मेरे दिमाग में ही रहता है। मेंटली, मेंटली भर भी ये होता है सारा का सारा। तो आपको ये सवाल नहीं आएगा कि ज़हनी फेल कौन होता है, जिस्मानी फेल क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको उस चीज के बारे में डीपली समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपका फिजिकल वर्ब क्या होता है, मेंटली वर्ब क्या होता है, स्टेट ऑफ बिगिनिंग क्या होता है। आप लोग को ये पता होगा, आप डायरेक्ट क्या देखिएगा, उम्मीद करना, सोचना, गाना, हंसना, रोना, धोना, खाना पीना, चलना फिरना, देखना, बोलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, ये सारा का सारा क्या था, आपका फेल था। लेकिन आप मार कहाँ पे खाते हैं, ये जो है जो रहता है, ये इसको आप फेल नहीं बोलते, आप फेल बोलना पड़ेगा। ये क्या एक हालत है, ये स्टेट है, ये एक अवस्था है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, है ना। अहमद लड़का, क्या पता चल गया नहीं ना, अहमद लड़का है, तो ये आपका इंडिकेट तो करना पड़ेगा ना, अहमद लड़का है, तो ये आपका अवस्था दिखा रहा है, यानी आपका हालत पोजीशन को दिखा रहा है कि अहमद लड़का है। तो ये भी आपका क्या है, क्योंकि कोई भी आपका जुमला जब बनता है तो बगैर फेल का नहीं बन सकता। अब देखिए अहमद, अहमद तो इसमें, ये देखिए लड़का, लड़का भी इसमें है, सब इसमें लगा के हम एक जुमला बना सकते हैं, कभी संभव नहीं हो सकता। अगर आपको जुमला बनाना है तो सिर्फ फेल से हम बना सकते हैं। जैसे बोलेंगे जाओ, है हंसो खेलो, चलो जाओ यहाँ से, पढ़ो लिखो, ये एक जुमला बना सकते हैं, एक फेल से हम जुमला बना सकते हैं। लेकिन फेल के बगैर कोई जुमला संभव यानी कि मुमकिन नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे है हो गया, हूँ हो गया, है हो गया, था थेती हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, ये हालत है। इसको भी ये सारा का सारा क्या है, इसको भी फेल कहा जाता है। आपको जहन में रखना, जब फेल के अकसाम के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये कौन सा फेल है। तो ये भी आपका फेल है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। मेन आपको ये इस तरीका का पीपीटी तैयार करने का वजह यही था कि इस चीज को भी आपको समझाना,
आप लोग ये समझते हैं कि ये वर्ब है ही नहीं, ये वर्ब भी है, यानी इसी को फेल कहा जाता है, ये भी फेल है। ये अवस्था को, हालत को दिखा रहा ना। आप कैसे मतलब एक जुमला बना सकते हैं? जब तक आपके पास एक फेल नहीं होगा तब तक आप जुमला बना नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये भी आपका है, हूँ, है, सकता, सकती, गागेगी, ये क्या है? ये आपको भी आपका क्या है? ये भी एक फेल है। अब कौन सा फेल है? जब फेल के अकसाम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या 99 नंबर का क्वेश्चन है। तो 99 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि जेल में से कौन सा लफ्ज ऐस का मुतरादिफ है ना? तो मंदरजा जेल में से कौन सा लफ्ज ऐस का मुतरादिफ है? अब देखिए यहाँ पे सुकून है, ठास है ना, ठास है, आराम है, हस्ब वाले में से एक से ज्यादा है, या हस्ब वाला में से कोई नहीं है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सुकून, ऐश का माने सुकून भी होता है और आराम भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आपका डी सही जवाब हो जाएगा। डी सही जवाब आपका हो जाएगा। एक से ज्यादा कौन कौन? सुकून और आराम। ऐश का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? सुकून और आराम हो जाएगा। चलिए मुतरादिफ के ऊपर थोड़ा सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सा मुतरादिफ दिए हुए। देखिए यहाँ पे साइनोनियम्स वर्ड है, ठीक है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, मुतरादिफात लफ्ज किसी को कहा जाता है। यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए अब एक जैसा माने रखने वाले अल्फाज को, एक जैसा माने रखने वाले अल्फाज को मुतरादिफात लफ्ज कहते हैं, है ना? तो एक जैसा माने रखने वाले, यहाँ पे देख लिए, जैसे अनीस, अनीस किसको कहा जाता है? यानी कि दोस्त को अनीस भी कहा जाता है, दोस्त को रफीक भी कहा जाता है, दोस्त को नदीम भी कहा जाता है, दोस्त को आसना भी कहा जाता है, दोस्त को साथी भी कहा जाता है। ये सारा का सारा एक ही माने दे रहा है, इसलिए ये मुतरादिफ हो गया। उसी तरीका से गनी, तो गनी कहा जाता अमीर को, मालदार को, दौलतमंद को, है ना, दौलत को, दौलतमंद भी ले सकते हैं हम, दौलतमंद, ये आपका गनी। आशिक, आशिक किसको कहा जाता है? महबूब, है ना, सीदाई को, दिलदार को, चाहने वाले को आशिक कहा जाता है। अरम, अरम कहा जाता है जन्नत को भी, फिरदौस भी उस जन्नत को ही कहा जाता है, खुल्द भी जन्नत को, बहशत भी आपको जन्नत को कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पर्यायवाची मुतरादिफ मतलब कि लफ्ज। और भी यहाँ पे दिया हुआ जो आपका कुछ अलग से लिया गया है, बाकी धीरे धीरे मतलब हर जिसमें जिसमें क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ अटैच करते हैं। जैसे आबरू, तो आबरू का मुतरादिफ लफ्ज क्या हो जाएगा? इज्जत, है ना, नामोश, है ना, नाम, एतबार, है ना, कद्रो, है ना, कद्रो मजल्लत, है ना, लाज, ये आपका मुतरादिफ है। आतिश, आग, आलोहा, साला, है ना, आराम, सुकून, चैन, राहत, अमन, है ना। उसके बाद देखिए आरजू, क्या है? आरजू, आरजू का क्या? ख्वाहिश, हसरत, तमन्ना, अरमान, है ना, मुराद, उम्मीद, है ना। आराइश, आराइश का मतलब क्या था? जेबाइश, है ना, संगार, है ना, सजावट, बनाओ, ये। उसके बाद देखो आड़ा, अड़हा, टेढ़ा, है ना, तरछा, तिरछा। उसके बाद देखो आजाद, फारिग, है ना, बेपरवाह, बेगम, बेखौफ, है ना, अमन मौजी, है ना, और मन मौजी, बेनियाज, है ना, खुद मुख्तार। आज़ादी, आज़ादी का मुतरादिफ रिहाई, खुद मुख्तारी, है ना, खलासी, है ना, छटकार, है ना। ये आपका था मुतरादिफ लफ्ज। मैंने यहाँ तक लगभग मतलब कि समझ लीजिए कि आपका लगभग में आपका 10 से 12 मुतरादिफ लफ्ज का आपको बता दिया गया है। आप इसको पीडीएफ के द्वारा भी आप वहाँ पे से देख लीजिएगा एक बार। तो ये तो मेमोराइज करने का आपको, तो इसको तो मेमोराइज करना है, इसमें समझाने का क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है कि वह अल्फाज
जो माने में एक दूसरे के जिद हो। जिद का मतलब होता है उल्टा। उल्टा हो क्या कहलाता है? बेवजन, मुतरादिफ। तो ये तो क्या एक जैसा है ना, एक जैसा। मुतजाद है ना, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुतजाद लफ्ज कहा जाता है। यानी कि जो लफ्ज माने में एक दूसरे के जिद हो यानी उल्टा हो, वो मुतजाद होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। किसी को उल्टा कहा जाता है। तो माने में जब उल्टा रहेगा तो उसको मुतजाद कहा जाता है। माने में एक जैसा रहेगा, एक ही जैसा माने देगा तो उसको मुतरादिफ कहा जाता है या मुतरादिफात कहा जाता है ना। मुतरादिफ की जमा होता है मुतरदिफात। ठीक है, तो ये था। अब चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ उसका ये भी ले लेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एंटोनियम या अपोजिट वर्ड यानी विलोम संघ या विपार्थिक शब्द यानी जिद या मुतजाद लफ्ज है ना। तो मुखालफी या उल्टा लफ्ज को ही मुतजाद लफ्ज कहते हैं। यानी माने में जो उल्टा रहता है, जिद रहता है, उसी को कहा जाता है मुतजाद अल्फाज। जैसे कि बज्म, बज्म का जिद यानी मुतजाद क्या था, रज्म हो जाएगा। खुर्द का हो जाएगा कुलह, खारिज का हो जाएगा दाखिल, है ना। सादिक का बन जाएगा काजिब। ये आपका बन जाएगा मुतजाद अल्फाज। कुछ और यहाँ पे दे दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिए। एक बार पढ़ देता हूँ। आगाज, आगाज का क्या हो जाएगा, अंजाम। आका, गुलाम। आजाद का उल्टा गुलाम। आग का उल्टा पानी। आगे का उल्टा पीछे। अव्वल का यानी कि उल्टा यानी जिद। आखिर। इकरार का जिद इनकार। उजला का जिद मैला। अमीरी का गरीबी, है ना। अरज का जिद आबाद। ऊंच का जिद नीच। इंसान का जिद हैवान। इनाम का जिद सजा, है ना। आबाद का जिद वीरान। आसान का जिद मुश्किल। आज़ादी का जिद गुलामी। आस का जिद याश। आबादी का जिद वीराना। इब्तिदा का जिद इंतहा। अच्छा का जिद बुरा। अमीर का जिद गरीब। आला का जिद अदना। ऊपर का जिद नीचे। उस्ताद का जिद शागिर्द, है ना। उसके बाद अक्सरियत का जिक्र अकलियत, है ना। उतार का जिद चढ़ाव। तो ये आपका था मुतजाद अल्फाज, जो आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, तो ये आज का ये आपका समझ लिए कि आपका पहले वीडियो के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन लिया था, जो आपका, क्योंकि मेन मकसद देखिए यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन था यहाँ पे। यानी कि मैंने यहाँ से 96 से आपका 100 नंबर लिया, 100 नंबर तक। तो 96 एक हुआ, फिर 97 बना, 98 बना, 99 बना, 100 बना। ये मिल के आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब 5 क्वेश्चन से क्या था, हमको कॉन्सेप्ट भी बताना था, इसलिए मैंने कम कम क्वेश्चन लिया, सिर्फ सेट नहीं। हमने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को लगाने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए यहाँ पे से 5 क्वेश्चन लिया था। उसके बाद अब जो आएगा दूसरा वीडियो आएगा, तो ये आपका 101 से लेके 105 तक चलेगा। और उसमें जो भी चीज़ समझाने का है कॉन्सेप्ट है, अगर देखेंगे कि इसमें सिर्फ सवाल जवाब का ही मसला है, तो और क्वेश्चन इसके अंदर हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि उसमें 2-3 को आपका जो आपका कॉन्सेप्ट बेस है, यानी टॉपिक जो पढ़ने वाला है, समझने वाला है, उस टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे इसमें होना चाहिए। ठीक है, चाहे 10 भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो कैसा रहा आज का वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि आपके लिए ये मुफीद साबित हो सकता है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहे। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक छोटा सा लाइक भी कर दें, है ना। कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।